हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम कैब एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएफएम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस डिस्कशन। तो ये सेशन जो है वो पार्ट है ऑफ आवर सीरीज जहां पर हम एमसीक्यूज ऑफ द दीज कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। अलोंग विद दैट हम उसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ा रहे हैं, राइट। सो बीएफएम के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं मॉड्यूल ए के इंटरनेशनल बैंकिंग के, वो हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। दिस इज पार्ट 8 एंड आई होप यू ऑल आर रेडी एंड लेट मी टेल यू कि द बेस्ट यूज ऑफ दीज सेशंस वुड बी कि आप एक पेपर पेन लेकर बैठो और जब भी क्वेश्चन देखो पॉज करो उसे, ट्राई टू आंसर इट ऑन योर ओन एंड देन चेक इट विद द एक्चुअल आंसर। ओके, एंड एट द एंड मुझे स्कोर बताना मत भूलना, जो भी आपका स्कोर रहा है। 4 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, इनफैक्ट 5, तो 5 में से कितना आपका जो है सही हो रहा है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फॉर श्योर। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू कि ये जो कैब के क्लासेस है कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बीआरबीएल के क्लासेस इसी तरीके के यू विल बी फाइंडिंग देम ऑन मंडे एंड थर्सडे, एंड एबीएफएम के जो क्लासेस है ट्यूसडे एंड फ्राइडे को, एंड बीएफएम के क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वेडनेसडे एंड सैटरडे को। ओके, तो ऑल ऑफ दीज क्लासेस आर अवेलेबल एट 7 PM इन द इवनिंग एंड आई होप यू विल बी पार्ट ऑफ देम। उनको जरूर आप वॉच करोगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज और आर प्रोहिबिटेड फॉर एनआरआईज इन इंडिया। ठीक है, तो एनआरआईज के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है ये पूछा गया है, ट्रांजैक्शन जो एनआरआईज नहीं कर सकते। फर्स्ट वन क्या है, परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट लिंक्ड स्कीम्स। इंट्राडे ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। ठीक है, तो थोड़ी चीजें तो हमें पता है कि जैसे एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूट करना एंड उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन करना एनआरआईज के लिए कंप्लीटली फिजिबल नहीं है। ओके, सो दिस इज वन थिंग जो कि डेफिनेटली इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर हम इनको तो एलिमिनेट कर सकते हैं, इट वुड बी ए और डी, राइट। तो बाकी क्या है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में भी एनआरआईज जो है ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट लिंक स्कीम्स, ऑल्सो इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि एक दिन में खरीदना एंड बेचना, दोनों ही एक्टिविटीज बिफोर द मार्केट क्लोजेस कर देना, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। विद इन 1 डे ट्रेडिंग जो है की जाती है, तो दैट इज सीन टू बी रिस्की स्लाइटली, तो इस वजह से एनआरआईज आर नॉट अलाउड, राइट। तो दैट इज द थिंग। तो दीज चारों ही चीजें हैं जिसमें एनआरआईज के transactions actually prohibited हैं, and I hope you have answered this question as D. If you have answered it as D, it is absolutely correct. सारा explanation आपको यहाँ पे दे दिया गया है। Moving on, before moving on, let me tell you, अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो 2024 की, तो the quickest way would be to be part of our EduTap master course. Why I am telling कि ये quickest way है, बिकॉज चारों के चारों कंपोनेंट्स के आपको जो है यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोर्स में जो वीडियोस होंगे 200 आवर्स इन कंपैरिजन को समथिंग इन द मार्केट 400 आवर्स से ज्यादा जो है एक एक कंपोनेंट पढ़ाते हैं वो, तो लगभग आधे से कम में हम आपको जो है वो कंपोनेंट कवर करवा रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, यू हैव सीन आवर सक्सेस इन द प्रीवियस एग्जाम्स, तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा रिलेवेंट क्लासेस होते हैं। 60+ मिनट्स के एक एक वीडियो होती है मार्केट में, जो कोर्सेस आपको मिल रहे हैं। हमारी ईच वीडियो 15 मिनट्स के आसपास होती है, सो दैट यू कैन वॉच देम ड्यूरिंग द ब्रेक्स, ड्यूरिंग छोटे छोटे जो है मेट्रो ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं से कहीं जा रहे हो, यू कैन वॉच देम एंड एक आपका वीडियो खत्म हो जाएगा फटाफट से, राइट। तो दैट इज द थिंग। 14,000 के आसपास आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ऑल्सो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेमोरी बेस्ड पेपर्स जो हैं ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो रिकलेक्टेड क्वेश्चंस है, और इनके बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशंस के थ्रू सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे कि एग्जाम में क्या आता है, राइट। तो इससे आपको एक आइडिया तो लगेगा ही कि एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है। ऑल्सो कई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आपके जो डाउट्स हैं वो कंप्लीटली क्लियर करने का पूरी जिम्मेदारी हमारे पास है, राइट। डिस्कशन फोरम है ऑन द पोर्टल, आप कॉल पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मेल पे पूछ सकते हो, स्ट्रैटेजी सेशंस करवा सकते हो जहां पर हम आपके लिए एक स्ट्रैटेजी जो है बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट कि आपके लिए स्पेसिफिकली क्या सही होगा, किस तरीके से आपको फॉलो करना है। ऑल्सो लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स फॉर द रिविजन पर्पस, सो प्लीज डू बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स। आप लिंक क्लिक कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन, आपको लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन गेट अ डिस्काउंट हियर, JIIB 75, ये यूज करने पे आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। Okay, so this is the quickest and also the cheapest way I would say to be
to clear the JAB exam, right? So please do be part of it. Moving on. Second question आपके सामने, which of the following is incorrect with respect to letter of credit? Letter of credit काफी बार आप पढ़ चुके हो, तो you should have an idea. Letter of credit से related statements यहाँ पर incorrect पूछा गया. It is an irrevocable undertaking issued by the bank on behalf of the importer or the buyer. तो ये irrevocable है, यानी कि इससे cancel नहीं किया जा सकता बाद में, and mostly ऐसा ही होता है on behalf of the importer or the buyer. ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है एक्चुअली? तो एक बायर है लेट्स से यूएस में, और वो खरीदना चाहता है इंडियन एक्सपोर्टर से सामान। तो ये इंडियन एक्सपोर्टर यूएस वाले बायर को ठीक है सामान दे दूंगा, फटाफट से तुम पैसे दे देना। बट कई बार होता है कि यूएस वाला बायर जो है वो पैसे थोड़ा लेट से दूंगा ऐसे करके देता है, राइट? तो ऐसे में ये इंडियन जो एक्सपोर्टर है वो किस तरीके से, सेलर कैसे यकीन कर ले उस पे? तो उसके लिए यूएस का जो ये जो इम्पोर्टर है, ये जो बायर है, वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट लेता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करवाता है इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर। यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट कोई बैंक इश्यू करेगी, वो गारंटी लेके कि भाई ये तो पैसे देगा ही देगा, अगर वो नहीं देगा तो हम दे देंगे, ठीक है? तो ये गारंटी लेते हैं। तो और ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में जब होता है, देन द एक्सपोर्टर फील्स कि हाँ ठीक है, अब गारंटी तो ले ली है, चलो सामान भेज देते हैं। तो वो दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट इन जनरल। तो यस, इंपोर्टर के बिहाफ पे ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है, एंड इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है, यानी कि पैसे जो है एक्सपोर्टर को जरूर मिलेंगे। तो फेवर किसका? एक्सपोर्टर का। इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी पार्टी कॉल्ड द एडवाइजिंग बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स इंक्लूडेड होते हैं, राइट? तो इश्यू बैंक होता है जो यूएस में लेट्स से इंपोर्टर है उसके साथ जो बैंक वर्क कर रहा है वो। अब ये बैंक के साथ कई सारे असिस्ट करने के लिए बहुत सारे बैंक्स होते हैं, राइट? नेगोशिएटिंग बैंक हो गया इस तरीके से। एंड जो इंडियन है इसके साथ भी ये अपने खुद से तो कर नहीं पाएगा ये सारा ट्रांजैक्शन, तो इसके लिए भी एक बैंक जो है यहाँ पर होता है, राइट? वो बैंक, एंड ऑल्सो देर आर अदर बैंक्स टू असिस्ट दैट बैंक, इस तरीके से कई सारे। तो वो जो इनमें से एक बैंक का नाम एडवाइजिंग बैंक होता है। तो यस, एडवाइजिंग बैंक वन ऑफ द पार्टी होता है इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। एंड ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे लिया गया है इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी पार्टी, तो वो गलत है। ऑल आर इनकरेक्ट, ये भी तो सही नहीं है, बट देन ये जो है स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो दैट इज व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो यस, इट इज इर्रिवोकेबल अंडरटेकिंग इशूड बाय अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर और एंड इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर। ठीक है, पार्टीज जो जो इन्वॉल्व है यहाँ पर, बायर सेलर तो है ही इन्वॉल्व, इसके साथ में ओपनिंग बैंक, बायर्स बैंक उसे कहा जाता है। तो बायर किसके पास जाएगा? यूएस वाला, वो जाएगा एक बैंक के पास कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर दो। तो ये बैंक जो है उसे ओपनिंग बैंक या बायर्स बैंक कहा जाता है। नॉमेनक्लेचर देख लीजिए, एडवाइजिंग बैंक यहाँ पर है जो कि सेलर या एक्सपोर्टर। तो ये जो एक्सपोर्टर है उसको एडवाइस करे, देखिए इससे जो है आप सामान दे रहे हो सही है या नहीं, एडवाइस कौन करता है? ठीक है, तो जिसको लगता है कि मेरा लॉस हो सकता है उसको एडवाइस करते हैं, तो ये एडवाइजिंग बैंक है। तो एडवाइजिंग बैंक इज वन ऑफ द पार्टी एंड इट इज द पार्टी ऑन द एक्सपोर्टर साइड। ठीक है, कंफर्मिंग बैंक होता है जहां पर पे ऑन बिहाफ ऑफ द इशूइंग बैंक। यहाँ पर कंफर्मिंग बैंक जो है वो यहाँ पर होता है इसके साथ, लेट्स से इशूइंग बैंक पेमेंट जो है कर नहीं पा रहा है, इनको अगर करना है तो ये जो कंफर्मिंग बैंक है दैट विल डू। नेगोशिएटिंग बैंक होता है, ये सेलर का बैंक होता है, बैंक नॉमिनेटेड बाय द ओपनिंग बैंक। ठीक है, who negotiates the LC and makes payment to the beneficiary। तो यहाँ पर एक नेगोशिएटिंग बैंक है, इसके बिहाफ पे ये बैंक जो है एक्सपोर्टर के साथ नेगोशिएट करता है। रीइंबर्सिंग बैंक हु रीइंबर्सेस नेगोशिएटिंग और कंफर्मिंग बैंक। अब इसके साथ एक और बैंक है रीइंबर्सिंग बैंक, अगर लेट से पैसे ये बैंक नहीं दे पा रहे तो रीइंबर्सिंग बैंक इसको देगा। एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, ये सब सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैथ्स आपको करना है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट दिए हुए, रिवोकेबल है, रेड क्लॉस एलसी है, साइट एलसी। तो ये क्या होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, तो यू हैव टू मैच। रिवोकेबल एलसी क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट विद द प्रोविजन टू ड्रॉ एडवांस अमाउंट अंडर द एलसी बाय द एक्सपोर्टर और सेलर। Letter of credit in which beneficiary is able to get the payment on presentation of documents confirming to the terms and conditions of the LC and nominated the bank's counters. अब LC which can be amended or cancelled at any moment by the issuing bank without the consent of any party. तो रिवोकेबल होता है, रिवोकेबल वर्ड का मीनिंग ही है कि इसे कैंसिल किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर दिया लेकिन इसे वापस लेना है तो वो किया जा सकता है।
राइट। तो बैंक कैंसिल कर सकता है, दैट टू विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, ये कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो यस रिवोकेबल एलसी जो है वो थर्ड वाले से हम यहाँ लिंक कर सकते हैं। तो व्हाट इज ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, ए इज लिंक टू 3। रेड क्लॉज एलसी क्या होता है, इसमें ऐसा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर दिया और हमने कहा कि हाँ 30 दिसंबर को आपको पेमेंट मिल जाएगी इस तरीके से फ्रॉम द बायर, बट रेड क्लॉज अगर इसमें है, ये एलसी किस तरह का है रेड क्लॉज, तो बीच में सेलर जो है थोड़ी पेमेंट मांग सकता है, तो दैट इज कॉल्ड रेड क्लॉज। ठीक है, एडवांस लेटर ऑफ क्रेडिट विद द प्रोविजन टू ड्रॉ एडवांस अमाउंट अंडर द एलसी बाय द एक्सपोर्टर, राइट। इज दैट क्लियर, सारी पेमेंट 30 को मिलने वाली है, लेकिन लेट्स से 15 दिसंबर को आपने बीच में मांग लिया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वो दिए जा सकते हैं, तो दैट इज रेड क्लॉज एलसी। एंड साइट एलसी ऑब्वियसली 2 से मैच हो रहा है यहाँ पर, तो 312 कहाँ पर है, यस बी। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। साइट एलसी का मतलब क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया गया, एंड यहाँ पर क्या है, पेमेंट जो आपको मिल रही है, जो भी प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन है वो करने के बाद, टर्म्स एंड कंडीशंस लेटर ऑफ क्रेडिट के जो है उन्हें एग्री करने के बाद नॉमिनेटेड बैंक के काउंटर्स पर जो है पेमेंट आपको मिल रही है। सो यस, दिस इज लाइक द जनरल प्रोसेस जो है वो जनरली हो रहा है, दैट इज साइट एलसी। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो ये सारे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए गए, रेड क्लॉज एंड एवरीथिंग। एंड एक और होता है ग्रीन क्लॉज एलसी, रेड क्लॉज एलसी की तरह, बट यहाँ पे ग्रीन रेड क्लॉज एलसी में आपको एडवांस अमाउंट मिल रहा है, ग्रीन क्लॉज में भी मिल रहा है, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस में भी ग्रीन क्लॉज में आपको एडवांस अमाउंट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अंडरटेकिंग फ्रॉम द सेलर, सेलर जो है एक अंडरटेकिंग रिटर्न अंडरटेकिंग देगा और फिर ये पैसे उसे दे दिए जाएंगे। And but also again the receipt of additional document providing proof that the goods to be shipped, तो यहाँ पर जब goods जो है subsequently deliver the transportation, तो जब seller है वो गुड्स भेज चुका है, उसके बाद ही जो है पैसे मिलने होते हैं मोस्ट केसेस में। अब सेलर ये भेजने के पहले भी ये पैसे जो है थोड़े से विड्रॉ करवा सकता है, तो उसे एक अंडरटेकिंग देना होगा कि हाँ जो सामान मुझे भेजना था वो वेयर हाउस में रखा हुआ है, जल्दी डिलीवर हो जाएगा, बट मुझे पहले थोड़े से पैसे भेज दो, राइट। तो दैट इज ग्रीन क्लॉज, दोनों ही केसेस में ये पैसे निकाले जा सकते हैं। साइट एलसी हम देख चुके हैं। Okay, so these are the things. Moving on, fourth question, arrange the following steps in the transaction of letter of credit in sequential order. Sequential order में जो भी letter of credit में important transactions होते हैं उन्हें arrange करना है। पढ़ लेते हैं फटाफट से। Overseas buyer in foreign country places an order for the goods. Yes, buyer ने order place किया। एक्सपोर्टर इन इंडिया गोज थ्रू टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑर्डर प्लेस जो है उसे देखता है एंड रिक्वेस्ट फॉर अ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो एक्सपोर्टर ने ये ऑर्डर देखा और फिर एक्सपोर्टर एलसी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो बायर जो है वो जाता है एलसी के लिए अपने बैंकर के पास इन फॉरेन कंट्री एंड एलसी इश्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो ये बायर गया बैंक के पास और एलसी इश्यू करने के लिए रिक्वेस्ट किया इसने। एक्सपोर्टर हैविंग रिसीव्ड द एलसी फ्रॉम द एलसी एडवाइजिंग बैंक विल गो थ्रू, तो एक्सपोर्टर इसको गो थ्रू करता है। तो यस ये काफी सीक्वेंस में लग रहे हैं 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 ए शुड बी द राइट आंसर हियर। I hope that is clear. And this is your homework question. Uniform customs and practices कब force में लाया गया था? Okay, let me remind you about the course. The link is given in the description. You can use JAIIB75 code so as to avail this course. Sorry for the background noise. And you can always let us know कि आपके courses sessions कैसे लग रहे हैं 8146207241 पे। अपनी queries आप resolve करवा सकते हो hello@edutab.co.in पर भी आप अपनी queries भेज सकते हो। Thank you so much. Have a nice day.